हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। आज हम ये बात देखेंगे कि बॉटनी हाउ इट रिलेटेड टू द साइंस एंड साइंस और बॉटनी या प्लांट साइंस या जूलॉजी का साइंस के साथ क्या रिलेशन है और व्हाट इज द साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और बॉटनी या जूलॉजी जो है वो किस टाइप का साइंस है, नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है या अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ठीक है। और साइंस का प्रोसीजर क्या होता है, साइंस किस तरीके से काम करता है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है जो आपको केवल ये समझने में मदद करेगा कि रियल बॉटनी क्या है। ठीक है। पहले बॉटनी को जाने, फिर हम बॉटनी पढ़ेंगे, फिर जूलॉजी पढ़ेंगे, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बेस पे वेलकम है। ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, एक लॉन्ग जर्नी, एक साइंस से प्लांट साइंस से बॉटनी बनने की अपने आप में एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बॉटनी की ओरिजिन हुई, पहले तो साइंस, ठीक है, उसके बाद डिवीजन हुआ है। और डिवीजन किस पार्ट में बॉटनी या जूलॉजी की ओरिजिन है, किस पार्ट में ये रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस क्या होता है। ठीक है। साइंस की अपनी ओरिजिन कैसे होती है, किस टर्म का है, किस लैंग्वेज से लिया गया। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले बताते हैं कि ये टर्म लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के इस टर्म से इसकी ओरिजिन हुई है। इसी तरीके से, ठीक है, साइंस जो है वो लैटिन की वर्ब और नाउन दोनों वर्ड इसमें आते हैं। देखिए, साइंस इज ए लैटिन वर्ब जिसका मतलब होता है शायर, मीनिंग टू नो। ठीक है। इसी तरीके का दूसरा टर्म होता है साइंस इज ए लैटिन नाउन है। ठीक है। अब इंग्लिश में समझते हो कि नाउन और वर्ब का मीनिंग क्या है। तो नाउन में ही साइंस है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। कुल मिला के दोनों टर्म का मीनिंग भाई है जो हम साइंस का मीनिंग ऑब्जर्व करते हैं कि टू नो या टू नो द नॉलेज। ठीक है। उसके बाद साइंस को एक सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करें, बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या। एक जनरल लैंग्वेज बात होती है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते साइंस को। तो उसके लिए एक सिंगल सी बात समझ लें कि साइंस को क्या होता है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी का मतलब नॉलेज का रिजर्वायर, उसका एक सिस्टमेटिकली जो नॉलेज हम रिक्वायर करते हैं उसे साइंस कहा जाता है। ठीक है। तो एक लाइन की डेफिनेशन ध्यान रखें कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। ये साइंस कहलाता है। अब ये आता कैसे है, इट इज़ गेन बाई रिसर्च। ये हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं साइंस को, रिसर्च के द्वारा। अब रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। देखिए, रिसर्च होती है जिसमें दो टर्म आते हैं, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। किसके आधार पर किया जाता है, बेस्ड ऑन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। वेरीफाइड मतलब जिनका प्रूव कर चुके हैं कि ये बात सही है। और कैसे प्रूव कर चुके हैं, बाई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है। तो आप समझ सकें, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये साइंस होता है। और ये कैसे मिलता है हमें, रिसर्च के थ्रू। रिसर्च क्या है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि लैब में हो सकती है या फील्ड में हो सकती है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा मैन का इससे क्या कंसर्न है। साइंस मैन के बाद बनाया, अब साइंस पहले था, मैन बाद में आया। इस देखते हैं, मैन जो है वो एक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एनिमल है सभी पे, जितना भी लोग यहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, प्लांट एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे आज तक। ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन कंटिन्यूसली आज भी जारी है हमारी अर्थ पे, उसमें जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसके जो मेन वो थे लैमार्क, डार्विन, ठीक है, हेगो डिब्रीज और वीजमान, ये सब लोग इन्होंने वर्क किया है एवोल्यूशन पे। इनका सबसे मतलब फाइनल प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का हाईएस्ट प्रोडक्ट, जो जिसे बोलते हैं मैन, ह्यूमन बींग, अपने बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओनली मैन हैज एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिक, प्लानिंग, सिलेबिक स्पीच एंड फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और कोई नहीं कर सकता ये, केवल ह्यूमन बींग हैव दिस कैपेबिलिटी टू शो दिस फीचर। जैसे हमने बताया, इन्होंने लॉजिक, प्लानिंग, सिलेबिक स्पीच, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, कोई और नहीं कर सकता। ओनली सिंगल वन ऑन दिस प्लेनेट इज मैन हु एक्सप्रेस दिस काइंड्स ऑफ फीचर्स। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली मैन इज द ओनली एनिमल क्यूरियस, मतलब उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है। उनके बारे में जो उसे वो ऑब्जर्व करता है नेचर में, उनके बारे में पता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इस तरह की जो थिंकिंग है, क्यूरियोसिटी होती है, वो केवल ह्यूमन बींग के पास है और किसी के पास नहीं। और वो कैपेबल भी है टू फाइंडिंग आउट द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, क्योंकि इनके बारे में बात करें कि जो नेचर की मिस्ट्रीज की समझ में नहीं आ रही हैं, वो उन्हें सुलझाना चाहता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो कहने का मतलब है, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस इज द आउटकम ऑफ दिस स्पेशल फैकल्टी ऑफ मैन। दो बातें आपको ध्यान रख लेना है पूरी इस फीचर में, कि साइंस क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। एंड इट इज़ द आउटकम ऑफ फैकल्टी ऑफ मैन। बस इतना ध्यान रखें, दो बातें। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपको बता गई। और एक जो जनरल टर्म में बात करते हैं कि भाई साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन आप बता सकते हैं। और ये किसका मतलब कहते हैं ना, प्रोडक्ट है स्पेशल फैकल्टी ऑफ मैन, जो मैन का फॉर्मेशन होने के बाद साइंस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और साइंस का फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात, टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। नेचर की जो अनसुलझी जो गुत्थियाँ हैं ना, उन्हें सुलझाने को साइंस कहा जाता है।
अच्छा, अब आता है टाइप्स ऑफ साइंस। कितने टाइप का साइंस होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें हम मालूम चलेगा कि जो हम बात करते हैं अपने साइंस की, बॉटनी की, जूलॉजी की, ये रियल में कौन सा साइंस है और दूसरे साइंस इससे किस तरीके से कनेक्टेड हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हो भी जाता है, तो हमें लगता है कि हम जो बायो पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है, तो हमें एडमिशन मिलना चाहिए केवल बायो वालों को, मतलब जूलॉजी को और बॉटनी को। मगर हम उसमें देखते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले भी, वो केमिस्ट्री वाले भी चले जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी एडमिशन ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसका रीज़न समझ में आएगा क्या, क्यों ऐसा होता है, क्यों उन्हें मतलब ऑफर होता है, कि क्यों वो ओपन है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। इस तरीके देखिए टाइप ऑफ साइंस में 3 टाइप की साइंस हम बात करेंगे, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस एंड अब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो जो नेचुरल साइंस होता है वो क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देखिए। इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ नेचर। फैक्ट हमने क्या बताया था इससे पहले, भी नीचे आएगा। फैक्ट का मतलब हुआ बिल्कुल जिसका सत्यापन हो चुका है, हिंदी में कहें जो वेरीफाइड हो चुका है कि भाई ये सही बात है बिल्कुल, और जो हम जैसा मान रहे थे वैसा ही निकला। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, हमारी जो कल्पनाएं थी, और बाकी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड, कोई भी डाउट नहीं है उसे, बार बार हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और हमें वही चीज़ मिली जो हमने ऑब्जर्व किया था पहले, और वो हमने उसे प्रूफ कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, या प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई अब डाउट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव्ड हो चुका है। तो कहने का मतलब है नेचुरल साइंस जो होता है, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ नेचर। नेचर के फैक्ट को सुलझाने का या जो डील करता है जो स्टडी, उसे हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। और ये 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, एक में आता है फिजिकल साइंस और दूसरे में आता है लाइफ साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में देखिए क्या क्या आता है। फिजिकल साइंस पहले है क्या, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेचर। देखिए वो भी नेचर था, क्योंकि नेचर का ही पार्ट है ये फिजिकल साइंस, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट की स्टडी को, नेचर की और नेचुरल फिनोमेना को, ठीक है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट से ओराइज होती हैं, ठीक है, उन्हें हम फिजिकल साइंस के अंदर डील करते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, मिनरलॉजी, मेटलर्जी एंड एस्ट्रोनॉमी आता है, और भी आते हैं मगर ये बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये क्या साइंस है, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस ये टाइप ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स द फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, मगर यहाँ पे फैक्ट में कौन सी वाली बातें आएंगी, केवल नॉन लिविंग के बारे में जो फैक्ट हैं उनकी स्टडी करना, उनके कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करना, फिजिकल साइंस आता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, जूलॉजी, मेटेरियोलॉजी है, मिनरलॉजी एंड मेटलर्जी, इस तरीके से। इसके बाद दूसरा आता है इसका कि लाइफ साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, या बायो साइंस भी हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा लाइफ साइंस डिपार्टमेंट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में बायो साइंस डिपार्टमेंट होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट अलग होता है, जूलॉजी अलग होता है, बायोकेमिस्ट्री अलग होता है, बायोटेक्नोलॉजी अलग होता है। ठीक है, तो देखिए लाइफ साइंस में क्या होता है यहाँ पे, इट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट। कहने का मतलब जो नेचर के लिविंग कंपोनेंट्स हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें प्लांट आता है, एनिमल आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इनकी स्टडी करने वाले जो होते हैं उन्हें बोला जाता है लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद आपका जूलॉजी एंड बॉटनी। तो आपको क्लियर हुआ कि बॉटनी और जूलॉजी हमारे जो लाइफ साइंस के पार्ट हैं, ये नेचर में क्या है, एक नेचुरल साइंस है, और फिजिकल साइंस इसका बहुत ही करीबी, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू सोशोलॉजी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, या फिर हम बात करें मैथमेटिक्स एंड साइंस, इनसे हम बहुत दूर हैं। मगर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेटरोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, इससे हम बहुत पास में, बहुत करीब में है, कि हमारे बिल्कुल एक नेचुरल साइंस का ही पार्ट है। इसलिए जो होता है केमिस्ट्री का जो कैंडिडेट होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है, और बॉटनी वाला भी जा सकता है, जूलॉजी वाला भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों नेचुरल साइंस हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस का एप्लीकेशन है फॉर दी डेली लाइफ। हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो नेचुरल साइंस के एप्लीकेशंस होते हैं, जिस ब्रांच में डील करे जाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो केमिस्ट्री नॉन लिविंग की कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करता है, और बॉटनी, जूलॉजी लिविंग थिंग की बात करते हैं। ठीक है, दोनों या गो टू द बायोटेक्नोलॉजी फॉर दी डिफरेंट कोर्सेज जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें डील करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा सेकंड सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में हम बात करते हैं जो सोशल एक्टिविटी जो होती हैं वो भी किसकी, मैन की। पहले नेचर की बात कर रहे थे, नेचर मैन जो था नेचर का कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर की नहीं, केवल मैन की, मतलब सेकंड ओरिजिन पर। नेचर तो हमेशा से थी, मैन का ओरिजिन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब मैन की जो सोशल एक्टिविटी थी उन्हें डील करने के लिए जो साइंस होता है उसे हम बोलते हैं सोशल साइंसेस। देखिए साइंस इस वर्ड इसमें भी लगा हुआ है, जबकि हम कहते हैं ना सोशियोलॉजी आर्ट का कोर्स है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, और जो आर्ट का पढ़ता है, मगर कहीं ना कहीं देखिए सोशल साइंस वो भी साइंस है। ठीक है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब सोशल साइंस में आने वाले इनके एरियाज हैं, डिसिप्लिन से। लास्ट आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब्स्ट्रैक्ट साइंस का कहीं मीनिंग आता है तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़,
जो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जिस मेथड से करा जाता है वो अब्स्ट्रैक्ट साइंस कहलाएंगे। तो उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सबसे मेन जो आते हैं, मैथमेटिक्स उसमें डेटा की बात करते हैं। तो इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की बात ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स इसमें आते हैं। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के साइंस हो गए कि नेचुरल साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है और अब्स्ट्रैक्ट साइंस कौन कौन से इसमें जो हम कहते हैं हिंदी में सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज ऑफ साइंस। ठीक है, तो एज ऑफ साइंस में जो आज का टाइम चल रहा है हमारा, इसे हम साइंस का एरा बोलते हैं। ठीक है, मतलब यही साइंस का एज है आज का टाइम, क्योंकि आज हम हर तरफ देखते हैं साइंटिफिक इनोवेशंस की भरमार है और हमारा जो लाइफ इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स बन गई है, या फिर कहते हैं इतनी ज़्यादा मतलब इजी बन गई है। तो दोनों ही चीज़ें मतलब साइंस इनोवेशन के आधार पे ही हम कह सकते हैं। ठीक है, वो देखने वालों के लिए कि भाई किसी की लाइफ कॉम्प्लेक्स बन गई हो, कोई बहुत मतलब इन्जॉय कर रहा है कि मेरी लाइफ तो बहुत सिंपल है, हर जगह की इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे मुझे मिल रही है। इनोवेशन किसकी है, साइंस की है। तो द प्रेजेंट एरा इज एन एज ऑफ साइंस। टुडे इट डेवलप्ड एंड एफ्लुएंट कंट्री मीन्स ए साइंटिफिकली एडवांस कंट्री, जैसे कि यूके है, यूएसए है, जापान है, ये क्या है, एडवांस कंट्री है मतलब। ठीक है, अब इनका क्या मतलब हुआ, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, जबकि बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस इज नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। उनके लोगों को तो होनी चाहिए, है ही। अब जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्री हैं, इनके लोगों के लिए भी कह रहा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस नेसेसरी है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब मेथड ऑफ साइंस क्या होती है, कौन कौन सी मेथड साइंस में यूज़ करते हैं साइंस के पढ़ने वाले। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बाय सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, आप इसमें क्या है, देखिए, फैक्ट, लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर मेक्स दिस सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मतलब मेन जो कोर पार्ट है वो बनाते हैं कौन कौन, फैक्ट, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये मतलब बिल्कुल प्रूव्ड है, इन पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इन पे कोई रिसर्च की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, ये सब्जेक्ट मैटर है साइंस के। एंड these all are established on the basis of repeated experimental and observation and all these can be experimentally verified by a scientist। मतलब इन्हें वेरीफाइड कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें डेविएशन नहीं मिलेगा। ये जो फैक्ट जिसके बारे में बोला गया, ला या प्रिंसिपल, ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हार्डनिंग के बाद ये टर्म यूज़ कर जाते हैं किसी भी मतलब कोई भी हम स्टेटमेंट बोलें और हम कहें दिस इज प्रिंसिपल ऑफ साइंस या दिस इज लॉ ऑफ साइंस या दिस इज फैक्ट ऑफ साइंस, इसका मतलब हुआ कि इन पे कोई डाउट नहीं, ये बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं ना, तो पढ़ाते टाइम कहते दिस इज फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब इसमें कोई है ही नहीं, ये तो हजार बार हम इसे प्रूव कर चुके हैं कि ऐसा ही है। ठीक है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत बहुत बड़ी बात आ गई कि भाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। या फैक्ट या लॉ बोलते हैं, ये ऐसा लॉ है नेचर का। ठीक है, तो मतलब ये भाई है, इसमें कोई वो नहीं है, बीच में हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करके थोड़ा सा डेविएशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने करने के बाद हम यहाँ पहुँचे कि ये आज नेचर का लॉ फैक्ट और प्रिंसिपल में काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, मेथड ऑफ साइंस में अब कैसे करके ये बातें हम करें, फैक्ट, लॉ या प्रिंसिपल जो बना है वो कहाँ किस प्रोसीजर के थ्रू, मतलब हमने उन स्टेटमेंट को, नेचर की कोई ऐसी मिस्ट्रीज़ को हमने पास किया, उसके बाद हमने कहा कि भाई ये फैक्ट है, ये लॉ है, ये प्रिंसिपल्स है। वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं, देखिए, सबसे पहले हम नेचर के साथ रहते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब समझ रहे हैं आप, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने सेंस आर्गन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और विदाउट सेंस आर्गन से भी ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो हमारे दिमाग में चलता है कि भाई इसका हमें आंसर मिलना चाहिए, तो सबसे पहले हम डिफाइनिंग करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये है क्या। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में हम अपना एजम्पशन लगाते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, मगर अभी हमने उसे प्रूफ नहीं करा। अब उसे केवल अपने हाइपोथेसाइज किया उस प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में अपनी एक सोच डेवलप करी, सोच बना ली कैसा होगा। अब हम उसे लैब में लेके जाएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, उस पर हम बात करेंगे जैसे हम सोच रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही है या कुछ इससे अलग है, या हम सोच रहे हैं बिल्कुल कन्फ्यूजन है, कुछ और ही चीज़ है। उसके बाद अगर वो सही पाया जा रहा है तो उसके बाद जो भी सही पाया जा रहा है, गलत पाया जा रहा है, वो थ्योरी निकल के आएगी कि भाई ये सही नहीं और ये सही है, या जो हमने सोचा था वही सही है, तो ये थ्योरी बन जाएगी आपकी। ठीक है, देखते हैं 5 स्टेप होते हैं। अब इसमें एक एक करके हमने बात करते हैं। अब इन्हें एक लाइन में मैंने ये बताया कि पहले कर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद उसे हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम के बाद अगर वो प्रूफ होती है, वो हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हम उसे लैब में ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन चलता है उस पर, उसके बाद वो थ्योरी बनती है। और थ्योरी के बाद फिर उस पर मतलब रिपीटेशन होता है, बार बार उससे दूसरे लोग, दूसरी कंट्री के लोग प्रूफ करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फैक्ट या लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा आइडिया दिया हमने। अब इसे देखें आगे। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता क्या है, एन अननोन ऑब्जेक्ट या फिर अननोन कोई इवेंट जिसे हम पता नहीं है। ठीक है, अकरिंग इन द नेचर एंड डायरेक्टली सीन बाई आइज, हम आंखों से डायरेक्टली सीन या फिर इनडायरेक्टली परसीव्ड बाई मीन्स ऑफ अदर सेंस आर्गन, जो हमारे दूसरे जन में कुछ सुनाई दी कान में मगर हमें दिखाई नहीं दिया, वो भी मतलब ऑब्जर्वेशन है।
अच्छा, इट इज ए होता क्या, मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड क्वालिफाइज एज ए ग्रॉस प्रॉब्लम ऑफ साइंस। इसी को रियल में हम कहते हैं साइंस की प्रॉब्लम है, और साइंस इसीलिए बनाया गया कि इन्हें सुलझाया जाए, क्योंकि रियल जो फैक्ट है वो निकल के सामने आए कि भाई कि बात क्या है। ठीक है, सच ऑब्जर्वेशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हमने बताया ना, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत सारे जिन्हें बहुत ही कॉमन और मेजर इंस्ट्रूमेंट लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, इनके थ्रू भी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो ऑब्जर्व करा उसे हम एक प्रॉब्लम की फॉर्म में हम इसे मॉडिफाइड करेंगे बिफोर द साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन। इसकी हम लैब में लेके जाएं उससे पहले हम इसे अपने आप में एक प्रॉब्लम बनाएं कि हमारा जो रियल फैक्ट होगा जो हम लैब में लेके जाएंगे उसे काम क्या करेंगे। जैसे होता नहीं, पीएचडी कोई करता है तो उससे पहले उसका सुपरवाइजर जो होता है, जो गाइड होता है, जिसे हम बॉस बोलते हैं, वो उसे प्रॉब्लम देता है। ठीक है, फिर वो उसकी हाइपोथेसिस होती है, फिर उसे लाके लैब में वो काम करता है 5-7 साल, उसके बाद उसे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो जाती है। इस तरीके से पीएचडी होती है। तो कहना बिफोर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इट इज़ मस्ट टू डिफाइन ए बेसिक प्रॉब्लम। एक बेसिक प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने पीएचडी किया है तो मुझे लगा कि पीएचडी में मेरे बॉस ने मुझे जो प्रॉब्लम दी वो ये थी कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, ये जो हमारा चना होता है चिकपी, इसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन हमें उन्होंने दे दी। अब उसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंसनट्रेशन सबसे अच्छी होती है चिकपी की ग्रोथ के लिए, उसके में प्रोटीन का कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम थी। दूसरा ये कि हम इसी प्रॉब्लम पर काम क्यों कर रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि इंडिया अपना एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा मतलब, और इसमें बहुत बड़े एरिए पे हम चिकपी मतलब जो चना होता है, बंगाल ग्राम जैसे बोलते हैं, उसे हम ग्रो करते हैं। उसके बावजूद हम बहुत छोटी छोटी कंट्रियों से क्या होता है, चने को परचेस करते हैं। मतलब इंडिया में पूर्ति करने के लिए हम कनाडा जैसे छोटे से कंट्री, म्यांमार जैसे छोटी कंट्री से हम चना खरीदते हैं। तो ये क्या था, प्रॉब्लम है कि इतने बड़े एरिया पे ग्रो करने के बावजूद हम इतना ग्रो नहीं कर पा रहे कि हमारे इंडियंस लोग उससे पूर्ति हो पाए उनकी। ठीक है, फिर हमने एक आइडिया क्या करा साइंटिफिकली के लिए कि हमने इस हार्मोन की वजह से इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं चने की कल्टीवेशन में, कि हमें किसी दूसरी कंट्री से चना लेना ना पड़े। ठीक है, और हमारे इंडियंस को अपनी ग्रो हुआ मतलब इन ओरिजिनल नेटिव बोलते हैं उससे उसका काम हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या प्रॉब्लम दिया कि ये कंसंट्रेशन है इस हार्मोन की और ये चने की वैराइटीज़ हैं। अब देखो कौन सी वैरायटी कौन हार्मोन के साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट आती है, और सबका इंडियन सिनेरियो में बात करो कि कौन किस कंसंट्रेशन पे किस वैरायटी की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जी उनकी हाइपोथेसिस थी। हमने तो 5-7 साल काम किया, उसके बाद हम ये पहुँचते हैं कि भाई जिब्रेलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है ये वाली इस वैरायटी के साथ सबसे अच्छा रिस्पांस दे रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम इसे कल्टिवेट करें, ग्रो करें, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे सेकंड बात क्या है, हाइपोथेसाइजिंग दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाइपोथेसाइज पहले हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव एंड प्रोविजनल एक्सप्रेशन। देखिए कोई भी वो नहीं है, प्रॉब्लम बन गई, प्रॉब्लम के बाद हमने उस पर अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करी, वो भी कैसी है, पूरी तरीके से टेंटेटिव प्रोविजनल एक्सप्लेनेशन किसी प्रॉब्लम का, वो क्या कहलाती है, आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। उसके बाद हम उसे कहाँ लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में या फील्ड में भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट प्लान है सुइटेबल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट या वेरिफिकेशन ऑफ हिज हाइपोथेसिस इन फील्ड और लेबोरेटरी, देखो दोनों जगह हो सकती है। फॉर एन आइडियल एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देखिए कैसे करके होता है। सबसे मेन प्रॉपर डिजाइनिंग विद कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल हर एक एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल बॉडी होती है। कंट्रोल बॉडी का मतलब कि जैसे हमने बताया ना कि हमने कंसंट्रेशन ले ली 3, एक 10-6 इस तरीके से, एक 5 और एक 4, और एक हम कंट्रोल लेंगे कि मतलब कंट्रोल का मतलब हम इसमें केवल हार्मोन्स को वाटर में मिला के कंसंट्रेशन बनाई जाती है। तो एक प्योर वाटर का मतलब ये 0 कंसंट्रेशन, इसमें कोई हार्मोन नहीं लगा, तो ये कंट्रोल हो गया, समझ रहे। तो ये कंट्रोल वाला तो ये हो गया पार्ट, और एक्सपेरिमेंटेशन वाला जिसपे हमें कंसल्ट करना है कि इनमें से कौन सी बेहतर है, कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, वो इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके जब वैरायटी लेंगे तो उसमें 3 वैरायटी नाम होगी, और एक लोकल वैरायटी जो वहाँ के किसान जिस एरिया में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं वो किस वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं, वो आपकी एक कंट्रोल हो जाएगी वैरायटी की साइड से, और एक हो जाएगी हार्मोन की साइड से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की इसके बाद जो एनालिसिस करना होगी, जो हमारे पास सीड बनेगा, फ्लावर बनेगा, लीफ बनेगी, जो इसके बारे में बात उनके लिए वो मटेरियल और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब साइंटिफिक मशीनरी की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद हमें कैसे करके उन्हें हैंडल करना है, कैसे रिजल्ट लेने हैं, उसके लिए हमें एक बनाया प्रोटोकॉल, मतलब वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हमारे पास होना चाहिए कि हम प्रोटीन का एनालिसिस कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एनालिसिस करें। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब उनसे जो हमें डाटा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंट बढ़ा, प्रोटीन इतने परसेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नहीं कि हम
मतलब ऐसे रैंडम कर लें तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा निकल के, ना हमारी हाइपोथेसिस की बात हो पाएगी सही है गलत है। मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो डेटा निकल के आएगा उसका हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग, इसमें भी ये टर्म लगा है प्रॉपर, ना तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मतलब वो ठीक से करना है। ठीक है, अब उस डेटा को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस होगी, हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस का यूज़ करेंगे। देखिए सब कुछ एक रिसर्च में सबको तीनों साइंस का यूज़ होता है, प्रॉपर एनालिसिस होगा मतलब मैथमेटिक्स जो हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स रिसर्च में। उसके बाद क्या होगा, हम अपने रिकॉर्डेड डेटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे उस पर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, हाँ देख रिकॉर्डेड जो हमें डेटा में मिला है। उसके बाद प्रिसाइज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द रिकॉर्डेड, फिर हम उस रिकॉर्डेड डाटा को दूसरे रिसर्च से हम मैच करेंगे कि हमारा जो इन्फ्रेंस का मतलब हुआ क्रॉस चेक करना किस चीज़ को, कि जो हमने हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उसके दूसरे लोगों की भी आई हैं ऐसा, या इनसे कुछ हद तक सिमिलर या कम्प्लीटली डिफरेंट, हम कहीं और जा रहे हैं वो कहीं और जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो प्रिसाइज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम रिकॉर्डेड डाटा, तो ये इस तरीके से जो प्रोसीजर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का वो ये होता है 7-8 स्टेप में। उसके बाद अब हम निकल के आएंगे थ्योराइजिंग, कि अब हम अपना डेवलप करेंगे हमने क्या सब कुछ फाइनल करा, थ्योरी क्या बनाई हमने, जो अपनी हाइपोथेसिस या जो प्रॉब्लम थी कि वो थ्योरी में कन्वर्ट हो पाई नहीं हो पाई। तो इसमें देखते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, हमने तो कर लिया, हमारी तरह कुछ बहुत सारे लोग और दूसरे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लेबोरेटरी में वही चीज़ को रिपीट किया जाएगा। रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन में रिक्वायर मॉडिफिकेशंस इन ओरिजिनल हाइपोथेसिस, ऐसा भी हो सकता है दूसरे लोगों ने जो रिसर्च करी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो अपनी हाइपोथेसिस में थोड़ी सी डेविएशन आई, मतलब कि ऐसा थोड़ा सा इधर कर लो तो काम चल जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, आपने करा बहुत सारे लोग करेंगे, तो इसका ये भी कंडीशन हो सकती है रिक्वायर मॉडिफिकेशंस इन ओरिजिनल हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़े। फाइनली क्या होगा, हाइपोथेसिस आपकी रीफार्मुलेटेड होगी। ठीक है, जो हाइपोथेसिस थोड़ा सा मतलब चेंज करा, रीफार्मुलेटेड कैसे, एज ए थ्योरी, अब आपने इसे कह दिया ये सही है बस, तो वो रिफार्मुलेटेड मतलब हाइपोथेसिस में थोड़ा सा रिफार्मुलेशन क्या कराता है, थ्योरी विच इज प्रेजेंटेड बिफोर अदर साइंटिस्ट एज पब्लिश लिटरेचर। हमने कहा ना कि पहले वालों से उन्हें मैच करा जाएगा और उन्हें थोड़ा सा इधर डेविएट करने के बाद हमारी हाइपोथेसिस नाउ कन्वर्टेड इनटू थ्योरी। अब थ्योरी भी दो तरीके की होती है कि मतलब बहुत ढीली ढाली है या बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है तुम्हारे, कि मतलब कोई भी तुम्हें चैलेंज कर सकते हो। तो दो कंडीशन है इसमें कि व्हाट इज थ्योरी, थ्योरी पहले होती क्या, ए साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल ऑफर टू एक्सप्लेन ए नेचुरल फैक्ट, जिन्हें नेचुरल फैक्ट को प्रूफ करने के लिए ऑफर की गई थी। ठीक है, साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल, वो थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थ्योरी का जो है अब पूरा इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर थ्योरी साउंड का मतलब हुआ बहुत ही एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, ठीक है, जो सिंप्लीफाइज एंड क्लैरिफाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए नेचुरल फिनोमेना, कभी बिल्कुल मतलब क्लैरिफाई कर दे और सिंप्लीफाई करके वर्ड में समझा दें। ठीक है, और स्टिमुलेट करे फर्दर रिसर्च, ये भी कहेगी और आगे काम करा जा सकता है। ऐसे रिकमेंडेशन होती है ना, फ्यूचर रिकमेंडेशन, अभी कभी कोई पीएचडी करता है तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखा जाता है फ्यूचर रिकमेंडेशन या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, कि ये काम आगे और करके हम कुछ और भी अनडिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, अनओपन कर सकते हैं, सॉरी, स्टिमुलेट फर्दर रिसर्च एंड में दस गेट एक्सपेंडेड सूनर और लेटर, उसका हो सकता है आगे रिसर्च होने के बाद थोड़ा विस्तार भी हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ एक्सेप्टेड एज लॉ और फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे भाई ये लॉ है या फैक्ट है नेचर का। इसमें अभी प्रॉब्लम से हाइपोथेसिस से थ्योरी बन गई और थ्योरी के बाद ये लॉ या फैक्ट कहलाएगी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब अगर पुअर थ्योरी है, मतलब ढीली ढाली बहुत ज़्यादा सही नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो एक पुअर थ्योरी क्या होती है, उस पर भी मतलब फ्यूचर वर्क रिसर्च इस पर भी होगी और उसके टाइम आएगा कि इसे हम कुछ दिन बाद बहुत देर के बाद इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये जो है गलत है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसे पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो लिखिए, कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में। ठीक है, एंड फाइनली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।